Good morning, everyone. Welcome to Manu Law Classes in the live session of Daily News Analysis. Today is 13th of January 2024. Myself is Naresh Sharma, and we are going to discuss today's various important topics which are in current affair and which can be relevant for your next examinations. Guys, whenever you are going to deal with current affairs, there is no boundary regarding current affairs. There is no boundary that this current affair can only be relevant for your A type exam or B type exam. It depends upon only the depth of the exam. Means sometimes the same news or same current affair can be asked in UPSC. Same news can be asked in SSC. Same news can be asked in CLAT. Same news can be asked in CUET और any other type of examination. इन सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर लगभग सेम आता है, बट मेन फोकस होता है कि उसमें कितनी डेप्थ में वो एग्जामिनर जाकर के वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है. तो आपको जब भी ये सोचना है कि हमको करंट अफेयर कैसे रीड करना है, तो आपको ये देखना होगा कि अपने एग्जामिनेशन जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके PYQ आप हमेशा जो है अपने साथ रखें और उन सारे PYQ को आप कई बार रिवाइज करें, उनको अटेम्प्ट करें. इट विल हेल्प यू डेफिनेटली. मैं अपने बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि आप विदाउट PYQ किसी भी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. आइंस्टीन प्रोब, इट्स अ सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, आइंस्टीन प्रोब इसका नाम है. यू नो, आइंस्टीन वाज अ साइंटिस्ट और बड़े पॉपुलर थे. ये जो आइंस्टीन प्रोब है इसको चाइना ने लॉन्च किया है और चाइना में भी जो चाइना की एकेडमी ऑफ साइंसेस है उसने इसको लॉन्च किया है. क्या पर्पज है इसका? इसका पर्पज है ऑब्जर्व मिस्टीरियस ट्रांजिएंट फिनोमेना. जो यूनिवर्स में there are various kinds of phenomena, but this satellite is dedicated to understand the flicker like fireworks. What is it? देखो, आप दीपावली पे बहुत सारे फायर क्रैकर्स का यूज करते हो और यू नो कि उसमें से इस टाइप की बहुत सारी लाइट एमिट होती है. तो these kinds of phenomena are also associated with space और this universe. वहां पर भी ऐसे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं. So this satellite, this mission is dedicated to understand that flicker light fireworks type of phenomena, how they happen, what are their impacts, and what is their frequency, what is their intensity. So such kind of understanding is the main objective of this satellite. It is to explore वेरिएबल एक्स रे स्काई. बहुत टाइप के जो एक्स रेज होते हैं उनको कैप्चर करना. कैप्चर पावरफुल बर्स्ट ऑफ हाई एनर्जी. स्पेस में बहुत सारी एनर्जी के हाई बर्स्ट होते हैं, एकदम धमाके होते हैं, हम उसको कह सकते हैं ब्लास्ट होते हैं. जैसे कि बहुत सारे न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज करते हैं आपस में, सपोज अपना जो सन है वो किसी एक दूसरे स्टार से जाकर के कोलाइड कर जाए और उसमें बर्स्ट हो, या जो सन है वो ब्लैक होल में मर्ज हो जाए. सो दीज ब्लैक होल, तो ऐसे बहुत सारे फिनोमेना यूनिवर्स में होते हैं विच कैन हेल्प द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. उसमें क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारी हमको हेल्प कर सकते हैं कि हाउ द यूनिवर्स वाज इमर्ज्ड. नाउ लेट्स हैव सम आइडिया अबाउट ब्लैक होल. Black hole are the areas with very high gravity. यहाँ बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है और इसलिए इनको ब्लैक होल कह रहे हैं
कि यहाँ से अगर आप इस रीजन से लाइट को पास कराओगे तो लाइट इस रीजन से बाहर नहीं जाएगी, इसी में रह जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल इनको इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसके अंदर कुछ भी चला गया वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, इसको लॉन्च कर दिया गया है 9 जनवरी को, और सैटेलाइट क्या है, जिनजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, कहाँ पर, चाइना में। जैसे हमारा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, है ना, वहां पर। इसके रॉकेट का क्या नाम है, लॉन्ग मार्च 2C इस रॉकेट का नाम है जिससे इसको लॉन्च किया गया। यू नो कि ऐसे करके कुछ एक रॉकेट होता है, ठीक है, ऐसे करके कोई रॉकेट होगा, ठीक है, और इस पर हम क्या करते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उसके साथ में हम लोड कर देते हैं। सपोज करो उसके साथ में हमने इसको लोड कर दिया, तो रॉकेट तो बस इसको कैरी करेगा, इट्स जस्ट लाइक अ बस, अ व्हीकल। तो जो रॉकेट है वो क्या है, एक व्हीकल है। और पेलोड क्या है, कई बार आप न्यूज में सुनते हो, तो पेलोड पेलोड क्या है, वो सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट अभी आप ऊपर देख रहे हैं, दिस इज द पेलोड। तो इसको लेकर के गया है रॉकेट, उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2C। ओके, इसकी एक स्पेशलिटी यह है कि ये इतना पावरफुल है कि जो स्काई है लगभग उसका 10% एरिया एक ही बार में क्या करने वाला है, ये कवर करने वाला है। कन्वेंशनली इट वाज नॉट पॉसिबल विद कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स दैट दे कैन कवर this such amount of space, such large region of the space, because 10% of space is a very 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 large area in terms of capturing the scene of the space. It will also detect light from gamma rays bursts, means बहुत सारी की लाइट वगैरह को ये क्या करने वाला है, जो है डिटेक्ट करने वाला है। तो यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर न्यूज, रॉक ग्लेशियर्स। ये अभी न्यूज में है, वाई, बिकॉज कुछ स्टडीज हुई हैं और उन्होंने रिवील किया कि अराउंड 100 के आसपास जो एक्टिव परमाफ्रॉस्ट हैं झेलम बेसिन में, झेलम आप समझते होंगे, झेलम इज अ रिवर, ठीक है, उसमें क्या होने वाला है कि देयर आर चांसेस दैट फ्यूचर में वहां पर कोई डिजास्टर आने वाला है। कैसे, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टिव परमाफ्रॉस्ट क्या है। एक्टिव परमाफ्रॉस्ट को समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमाफ्रॉस्ट। परमा मीन्स होता है परमानेंट और फ्रॉस्ट मीन्स होता है फ्रीज, जमा हुआ, ठीक है, तो फ्रीज मीन्स जमा हुआ। तो इट इज काइंड ऑफ ग्लेशियल रीजन्स वेयर आइस इज परमानेंटली फ्रोजन, जो एरिया हमेशा कैसा रहता है, फ्रोजन रहता है। तो कुछ स्टडीज ने कहा है कि इस रीजन में क्या आ सकता है, डिजास्टर आ सकते हैं। डिजास्टर कैसे आएंगे कि ये जो, हाँ दूसरी बात अभी आपको और भी बताता हूँ कि ये कैसे रीजन है, रॉक ग्लेशियर है। अभी वर्ड यहाँ से आया ना ये, तो सबसे पहले हमको ये भी समझ लें ये क्या है, रॉक ग्लेशियर। क्या होते हैं रॉक ग्लेशियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ग्लेशियर टू अंडरस्टैंड द रॉक ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है कि ये आइस कैप्स टाइप के रीजन्स हैं जहां पर हमेशा क्या रहती है, रॉक सॉरी आइस कैप्स होती हैं, आइस जो है फ्रोजन उसमें कंडीशन में वाटर रहता है, ठीक है। सो ग्लेशियर जैसे आप जाएंगे व्हेन यू मूव टुवर्ड्स हिमालय then you will find various glaciers। और रॉक क्या हो गया, means when glacier is mixed up with rock, ओके, माउंटेन वाले रीजन में जब आइस और रॉक ये सब मिक्स हो जाते हैं तो सच काइंड ऑफ ग्लेशियर्स आर कॉल्ड रॉक ग्लेशियर, ठीक है। ये आप समझ लेंगे कि इसमें रॉक है, आइस है, स्नो है, मड है, वाटर, वो बहुत सारा कुछ क्या हो गया उसमें मिक्स हो गया। अब इस स्टडी का मेन कंसर्न क्या है, द मेन कंसर्न ऑफ स्टडी इज दैट कि दीज रॉक ग्लेशियर्स स्लोली डाउन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं माउंटेन से। सपोज दिस इज द माउंटेन रीजन एंड हियर इज द आइस कैप एंड इट इज स्लोली मूविंग डाउनवर्ड। अगर ये ग्लेशियर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो अचानक से एक ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है इसके स्लोप पर आते आते कि बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, रैपिडली इट कैन मूव डाउन। तो क्या होगा, फिर इस रीजन को क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। ऐसे समझो कि एक पूरा माउंटेन गिर गया ऊपर से, सो इट विल
इट कैन क्रिएट डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए ये किस में रहा, न्यूज में रहा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक ग्लेशियर। क्या है आपको बताया, रॉक क्या है, ग्लेशियर क्या है, रॉक ग्लेशियर क्या है, एक्टिव परमाफ्रॉस्ट क्या है। अब इसको समझ लेते हैं। परमाफ्रॉस्ट आपने समझ लिया। अब ये जो आपका कोई रीजन है, इसके ऊपर ये जो आइस कैप बन गई है ना, ये एक्टिव लेयर होती है। मींस जब समर्स आएंगी तो ये मेल्ट हो जाएगी, और जब विंटर का सीजन आएगा तो फिर से यहाँ पर आइस कैप बन जाएगी। तो ऐसी हम कैप्स को क्या बोल देते हैं, एक्टिव परमाफ्रॉस्ट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हमने सब देख लिया। एक यहाँ से नया टर्म हो रहा है, बिकॉज रिसेंटली ये वाली एक्टिविटी हमको बहुत देखने को मिली है। क्या है इसका नाम, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ग्लॉफ, GLOF। इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि माउंटेन रीजन में, ग्लेशियर वाले रीजन में क्या होती है, कुछ वाटर बॉडीज बन जाती है जिनको हम लेक बोल देते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, ये किसी माउंटेन के ऊपर है। अंडरस्टैंड होगा क्या, कई बार यहाँ से कोई लीकेज स्टार्ट हुआ, छोटा सा, इसमें एकदम से क्रैक आ गया कोई। ठीक है, बिकॉज in mountainous region there are various phenomena which are continuously going on, so you can expect that there can be a crack in the side walls of this lake, because this lake is totally frozen in frozen state, and there can be some chances when these the walls which are constructed by the ice, there can be a crack। और ये क्रैक जब अचानक से इमीडिएटली रैपिडली क्या होगा, एकदम से ये ब्रेक हो जाएगा, तो उसका क्या कंडीशन होगा, इस लेक का पानी एकदम से सारा का सारा नीचे आ जाएगा। जस्ट लाइक अ डैम, कि डैम में बहुत सारा वाटर है, अचानक से उसकी एक साइड को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डैम से बहुत सारा वाटर एकदम से नीचे आ जाएगा, और जो रिवर नीचे होंगी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि एक ही साथ में इस डैम के पूरे पानी को वो क्या कर सके, जो है अपने अंदर एडजस्ट कर सके। So these kind of events are known as glacial lake outburst floods। तो ऐसे फ्लड्स होते हैं जो कोई ग्लेशियर के रीजन में लेक होती है, जब उसमें आउटबर्स्ट हो जाता है, फट जाती है, दैट इज नोन एज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो जैसे कभी कुछ ही समय पहले जो है उधर हुआ था इंडो टाइबेटन रीजन में, और उसकी वजह से बहुत सारा फ्लड आया था असम वाले रीजन में, और जो है सिक्किम में भी अभी आया था फ्लड। तो ये उसकी वजह से आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर न्यूज, दैट इज इट इज रिलेटेड विद इकोनॉमी। इकोनॉमी से रिलेटेड क्या है, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम समझ लेते हैं। क्या नाम है इसका, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू पुट सम मनी समवेयर टू अर्न इन रिटर्न समथिंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इसका अपोजिट क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, कि आपने बस पान खाया और उसको थूक दिया, उससे कोई आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला नहीं है। आपने स्मोकिंग की, आपको फ्यूचर में से कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, दैट इज एक्सपेंडिचर। बट अगर आप उसी मनी से क्या करें, कुछ गोल्ड परचेज कर लें और गोल्ड को अपने पास रखें, गोल्ड के रेट फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, और उसकी वजह से आपको क्या होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। अब ऐसा क्या है इसमें कि वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। तो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट को लाइए हम समझ लेते हैं। व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। देखो मैं एक यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए, ये ग्राफ हो गया। स्टॉक मार्केट जो होती है उसमें क्या होते हैं कि कुछ जो कमोडिटीज होती हैं या इक्विटी के शेयर्स होते हैं, सपोज करो आपने जो है अडानी ग्रुप के शेयर परचेज करने हैं, ठीक है, तो सपोज करो ये शेयर है, इस शेयर का प्राइस है मान लीजिए 100 रुपीज। यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, अब इसकी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, पहले जनरल कंडीशन समझ लेते हैं हम स्टॉक्स के रिगार्डिंग में, शेयर मार्केट में। कि जनरली होता क्या है
कि जब शेयर के प्राइस लो होते हैं तो आप उनको परचेज कर लेते हो। यू परचेज द शेयर्स व्हेन देयर प्राइसेस आर लो in the hope that there will be future rise in the price and you will sell those shares and earn some profit. But in momentum investment क्या है, ये यहाँ कब परचेज कर रहे हैं हम इसको, जब शेयर के प्राइसेस लो है। बट इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हुए तो आपने परचेज कर लिए कुछ शेयर्स, ठीक है, और जब इसके प्राइस गिरना स्टार्ट हुए तो आपने इस पॉइंट पर आकर के क्या कर दिया, शेयर को अपने को सेल कर दिया, ठीक है। अब ये वापस फ्यूचर में क्या हुआ, ऐसे करके फिर से शेयर के प्राइस डाउन हुए, ठीक है। जब शेयर के प्राइस गिर रहे थे और यहाँ पर आकर के कहीं आपने क्या कर लिया, फिर से शेयर को परचेज कर लिया और ये शेयर फिर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है शेयर का प्राइसेस। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब शेयर के प्राइसेस, व्हेन द प्राइसेस ऑफ द शेयर आर इंक्रीजिंग you purchase the share, when their prices are decreasing you sell those shares. So this is a style of investing जब शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो। इसमें एक जो मेन फिलॉसफी इसकी होती है कि जो परचेज करने वाला है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये फ्यूचर में, मीन्स हम यहाँ पे इसको परचेज कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये शेयर के प्राइस जब बहुत ऊपर जाने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर के बारे में उसको कुछ आइडिया लग रहा है कि ये शेयर बहुत ऊंचा जाने वाला है, इसके प्राइस हाई जाने वाले हैं, तो उस कंडीशन में वो परचेज कर लेते हैं। जैसे जब उसको आइडिया लगता है कि हाँ भाई अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया शेयर, अब इसको एक बार डाउन फिर से आना, आप सेल कर दोगे, फिर से जब डाउन में आ जाएगा इसके रेट फिर से परचेज कर लोगे। कब परचेज करोगे, जब फिर से इसकी इंक्रीजिंग जो है, इसके प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, शेयर मार्केट में, सो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये सारा का सारा कहानी मैंने आपको इसमें बताई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल 30 की। रिसेंटली ये काफी न्यूज में रहा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस हैं जो माइनॉरिटीज वगैरह उनको लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि ANU, इसको लेकर के केस चल रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट हैव given its observation regarding आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखो, द मेन intention of Article 30 of the Indian Constitution was to not ghetto minorities by insisting they had the upper hand in administration of the institution। कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं भी बताऊंगा आपको आर्टिकल 30 क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो माइनॉरिटी पीपल है उनका ही अपर हैंड रहेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बात इन्होंने कह दी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल 30, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कुछ आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग में है, और वो क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ये प्रोवाइड कराते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 30, तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज हैव सम राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मींस कि जो माइनॉरिटीज होंगी उनको अपनी पसंद के इंस्टीट्यूशंस, कैसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे कैन एस्टैब्लिश, आपने एक नया इंस्टीट्यूशन बना लिया, और एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। तो ये कहता है कौन, आर्टिकल 30। कैसे कैसा, देखो क्या इसकी लैंग्वेज है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो यहाँ से आपके दो पॉइंट पता चलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो देयर आर टू बेसिस, बेस्ड ऑन दोज वी कैन डिफाइन द माइनॉरिटीज। तो एक तो रिलीजन के बेसिस पर होती है और एक लैंग्वेज के बेसिस पर। तो इंडिया में माइनॉरिटीज का जो कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन ओनली टू क्राइटेरिया, वन इज रिलीजन एंड सेकंड इज लैंग्वेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल माइनॉरिटी वर्ड का यूज किया है बट डज नॉट डिफाइन इट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी माइनॉरिटी वर्ड को
डिफाइन नहीं किया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 दैट इज अंडर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है, 12 to 36 आई थिंक वहां तक ये दिए गए हैं। ठीक है, 12 to 35 तक दिए गए हैं, फिर उसके बाद 36 से डीपीएसपी स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? टॉक्स ओनली अबाउट रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की ही बात करता है, जो अभी मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किया है। नाउ मूव सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो रिलीजियस माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं? तो देखो, ये हमारे पास में रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, ये सब कहाँ बताई गई है? तो सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 है और उसका क्लॉज सी किसका? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट, उसमें ये इनको जो है फिक्स किया गया है। तो इसमें कितनी माइनॉरिटीज अभी हमारे पास में बेस्ड ऑन रिलीजन की बात हम कर रहे हैं, तो देयर आर 6 माइनॉरिटीज। नंबर 1 मुस्लिम्स, इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज है। क्रिश्चियंस, फिर बुद्धिस्ट, फिर सिख्स, जैन्स और जोरोस्ट्रियन, जिनको हम पारसी भी बोल देते हैं। इंडिया में ये 6 माइनॉरिटी है बेस्ड ऑन रिलीजन। सो कीप इट इन माइंड, sometimes you can expect some questions which can ask that what is the basis of minority classification in India। तो दो बेसिस हैं, एक लैंग्वेज और एक रिलीजन। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 350A यह कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन किस में प्रोवाइड कराए? वो उनको मदर टंग में। ठीक है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनको अपनी ही उनकी मातृभाषा में उनको प्रोवाइड करवाई जाए। ये स्टेट इसके लिए क्या करेगा? ट्राई करेगा। तो उसके लिए आप पाएंगे कि बहुत सारे जो ट्राइबल रीजन्स हैं या आपके जो लोकल स्टेट्स में लोकल लैंग्वेज है, आप तमिलनाडु में चले जाएंगे तो where you will find that the students are being taught in Tamil. When you move towards Malayalam region, that is Kerala, you will find that the teachers are using the language Malayalam. Okay, when you move towards Manipur in northeast, so you will find that primary education is being given in Manipuri language में से। तो ये इनका क्या है? बेसिक स्टैंडर्ड है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन इसमें दी जाएगी। आप स्वतंत्र हैं कि आप बड़ी जो है जो अदर लेवल की एजुकेशन है वहाँ जो है अदर लैंग्वेज यूज कर सकते हो। नाउ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न्यूज में रही बिकॉज ऑफ दिस केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर द लास्ट 100 ईयर्स में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एजुकेशन बहुत जो है चली आ रही है और वो इंस्टीट्यूट कैसा है? नेशनल इम्पोर्टेंस का है। तो तब ऐसी कोई बात इस पर नहीं उठी कि इसको हम माइनॉरिटी का माने या नेशनल इम्पोर्टेंस का माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है तो हमें ये क्यों सोचना कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिले या नहीं मिले, इस पर क्यों हमें बात करनी है? तो ऐसा उन्होंने कहा। तो ये न्यूज में है अभी कुछ दिन से, क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये यही केवल करंट अफेयर में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट व्हेन यू स्टडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री you will find this as a topic under the social reforms movements or educational reforms. So now let's understand it from the point of view of Indian modern history. It is a government run education institution है। We talk about its status, तो ये government run है। It was established originally by Sir Syed Ahmad Khan। इन्होंने establish किया था इसको, उस समय इसका नाम हुआ करता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये और कब स्टैब्लिश किया? 1875 में। बिकॉज इससे पहले जब 1857 में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, तो जब हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम्स वगैरह का पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन वो सब नहीं देखने को मिला। तो सर सैयद अहमद खान का कहना था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था और जो है इन्होंने सपोर्ट किया कि मुस्लिम्स को इंग्लिश एजुकेशन के लिए आना चाहिए।
मदरसा एजुकेशन का इन्होंने विरोध किया था कि हमको मदरसा एजुकेशन से निकल करके कहाँ आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में आना चाहिए मुस्लिम्स को। तो इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स पर जो है बात की थी, किसमें, इस्लाम में, ठीक है। और इनका इस लेवल, जब इन्होंने इस्लाम में रिफॉर्म्स की बात की तो इनके अगेंस्ट में बहुत कुछ फिर स्टार्ट हो गया। तो इस्लाम में जो जो मींस एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने कई बार इन पर अटैक तक भी किए कि आप इस्लाम में रिफॉर्म की बात क्यों कर रहे हो। तो लेटर ऑन, बाद में धीरे धीरे आते आते फिर जो है अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी, उन्होंने इनको अपनी तरफ जो है मिला लिया और फिर ये भाषा बोलने लगे किसकी, अंग्रेजों की। और फिर ये धीरे धीरे करके क्या किस पॉइंट पे बात आना स्टार्ट हुआ कि ये फिर जो है हिंदू मुस्लिम में फिर जो है मीन्स जो है जिसको कहते हैं ना कि एक दरार, ठीक है, एक जो है डाइवर्सिफिकेशन पर ये बात करने लगे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। तो बाद में इनके विचार जो है चेंज हो गए। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, इंग्लिश एजुकेशन की बात की, और जो है मॉडर्न साइंस उसकी बात की, विमेंस के राइट्स की बात की। लेकिन लेटर ऑन आते आते चीज़ें फिर बहुत बुरी तरह से बदल गई और अल्टीमेटली फिर यहीं से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हम पहुंच गए कहाँ पर कि पाकिस्तान की डिमांड तक उठने लगी। फिर तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपसेस वगैरह, वहाँ से बहुत कुछ हुआ, तो उसको ये जाना जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में कि इसमें जब सर सैयद अहमद खान ने इसको इस्टेब्लिश किया था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इसको इस्टेब्लिश केवल अकेले इन्होंने नहीं किया, इनकी हेल्प की थी उस समय यहाँ के क्या नाम थी, राजा जयकिशन, इन्होंने इसकी हेल्प की थी। तो कई बार लोगों को लगता है कि एएमयू जो इस्टेब्लिश्ड है वो उसमें केवल मुस्लिम्स का रोल है, नहीं, इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान अपना दिया था। तो कई बार आप मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान की हेल्प किसने की थी एएमयू को इस्टेब्लिश करने में। बाद में फिर 1920 में एक एक्ट आया और इसको मीन्स जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बिकेम एएमयू। 1920 में इसका नाम क्या हो गया, एएमयू इसका नाम हो गया, ठीक है। और इसके जब हम इसके बेसिक स्टार्टिंग से ही बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है केवल इस्लाम के मानने वाले ही या केवल मुस्लिम्स को ही जो है इसमें एजुकेशन मिली, अदर्स को भी इसमें एजुकेशन मिलती रही है। तो ये हमेशा केवल मुस्लिम्स के लिए लिमिटेड नहीं रहा है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम्स कई बार आती रही हैं, बिकॉज ये क्या कि जैसे छोटे जो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और भी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें प्राइमरी एजुकेशन का भी सेटअप अलग से बना हुआ है। तो एएमयू के अलग से स्कूल्स भी हैं जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन मिलती है, प्ले ग्रुप वगैरह, ये जो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स से लेकर के 12th तक। तो इश्यूज यहाँ बार बार ये निकल करके आते हैं कि जो नॉन मुस्लिम पीपल हैं उनको भी जबरदस्ती जैसे कि नमाज उनसे पढ़वाना, ठीक है, सिर पर जो टोपी होती है, आई थिंक उसको हम कुछ नाम है उसका, मुसल्ला बोलते हैं या कुछ ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, सॉरी मतलब मेरे को ऐसा कुछ नाम याद नहीं आ रहा है इसका। तो वो पहनने के लिए मजबूर करना, जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको नॉन वेज, हमेशा उसकी जो मैस है उसमें नॉन वेज को ही रखना, और उसमें हिंदू वगैरह हैं या जो अदर रिलीजन के मानने वाले हैं उनके लिए वेज फूड वगैरह ना प्रोवाइड कराना टाइम पर। तो ये वाले इशू बार बार इसमें आते रहते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा किसमें रही है, पिछले कुछ समय से लाइमलाइट में रही है। और क्यों लाइमलाइट में रही कि इनके कैंपस में अभी भी जिन्ना का फोटो इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। तो उसको लेकर के भी कि भाई जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया तो अब आप जिन्ना का फोटो क्यों लगाते हो। तो ये क्या है, कुछ पॉइंट्स थी जिनकी वजह से किसमें रही है, न्यूज में रही है क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। So it becomes important that you should have some basic ideas about Aligarh Muslim University, that who was the person who founded it and who helped it। तो राजा किशन जो है किशन जो थे उन्होंने इनको क्या किया था, इसमें हेल्प किया था। इसके अपने अलग कैंपस भी हैं, केरला में भी इसका कैंपस है, वेस्ट बंगाल में भी इसका कैंपस है, और किशनगंज सेंटर भी इसका है बिहार में। तो अभी तक आपको लगता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में बस केवल वहीं पे नहीं, इसके अदर सेंटर्स भी हैं। Now we are going to discuss something about antimicrobial resistance। तो antimicrobial resistance क्या है, इसको हम जान लेते हैं कि normally when you have some kind of cold or some other disease, you go to a hospital or a doctor or medical store and have some medicines, और वो आपको क्या दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक मीन्स जो बैक्टीरिया पर अटैक करती है, जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। रिसेंट टाइम में हुआ क्या है कि अब जो ह्यूमन है
उनको जब हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दे रहे हैं तो उन पर वो क्या कर नहीं रही हैं, वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, मीन्स नाउ दे आर नॉट वर्किंग टू किल द बैक्टीरिया। क्यों? उसका कारण क्या है? इसी को हम बोल रहे हैं कि एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस। तो जो बैक्टीरिया है उन्होंने उन मेडिसिन के अगेंस्ट में क्या जो है क्रिएट कर ली, रेसिस्टेंस क्रिएट कर लिया उन्होंने, कि उन दवाइयों का उन पर असर ही नहीं होगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस उसको हम बोल रहे हैं। तो आपको एक सजेशन है कि जरा जरा सी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज हो रही है, कुछ भी, थोड़ा सा कोल्ड हो गया, थोड़ा सा पेन हुआ, बस लिए और ले लिए पैरासीटामोल या ऐसी बहुत सारी जो है पेन किलर्स होती हैं। प्लीज अवॉइड सच काइंड ऑफ मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और आपको बचना है बहुत ज़्यादा ये टैबलेट्स वगैरह खाने से। अदरवाइज क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खाते हैं, आप अपने परिवार में भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा यदि आप एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं तो स्लोली क्या होता है कि आप पर ये जो एंटी माइक्रोबायल जो एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं ये अपना इम्पैक्ट दिखाना बंद कर देती हैं। फिर आपको क्या होगा, मान लो पहले आप 100 mg से ही आपका काम चल रहा था, फिर आपको 200 करनी पड़ेगी तब असर होगा, फिर 500 300 करनी पड़ेगी तब उसका इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस बनता जा रहा है। ठीक है, देखो टाइम जो है 30 मिनट से ऊपर हो चुका है। तो आज हमने कई सारी न्यूज़ डिस्कस कर दी। अभी जो बच गई है न्यूज़, इनको हम नेक्स्ट वाले जो है सेशन में डिस्कस करेंगे टुमारो। सो डियर स्टूडेंट्स, we are going to end this session and we will meet again in the next session. I hope that you enjoyed this session and keep watching. Thank you. Bye bye.